Often, as far as cricket is concerned, we as fans are very much interested in knowing a lot about the players. However, there are some people who do or have done a lot for the game, being in front of the camera or behind the scenes. Today, I have with me one such man, Mr. Rajiv Risodkar, a former BCCI panel umpire and who has been associated with the game in some capacity for over 20 years now. Sir, it's an honor to have you today. Yeah, my pleasure too. सर सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे सर आपका जो बीसीसीआई के साथ जो एफिलिएशन था वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 1996 1997 में। तो सर इस चीज जी, शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे मतलब आप गेम से एसोसिएट हुए। गेम से तो मैं क्रिकेट का शुरुआत में तो जैसा हर किसी का होता है कि क्रिकेट जो खेलना चाहता है, हाँ जब जी। खेलने में जब कोई चांस नहीं रहता, जब ऐसा लगता है कि अब खेलने में कोई चांस नहीं है, तो दूसरे तरफ रुख करता है व्यक्ति। तो मैंने खेल में लिखना शुरू किया था 1983 में। तब मैंने दैनिक भास्कर के लिए एक स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट के रूप में शुरुआत की थी, और उसके बाद में धीरे धीरे मेरा जो है वो गेम को ऑब्जर्व करने का शुरू से था। तो मेरे को इंटरेस्ट था कि गेम में क्या क्या किया जा सकता है, तो मैंने स्कोरिंग से सबसे पहले शुरुआत की। और स्कोरिंग के बाद से मैं अंपायरिंग में एंटर हुआ। जब मेरे को एक दो अनुभव हुए तो देखा मैंने कि मैंने कहा अंपायरिंग ट्राई करके देखते हैं। तो 89 में मैं एमपीसीए की स्टेट पैनल में अंपायरिंग करना मैंने शुरू किया। और 92 में एक बोर्ड की जो बीसीसीआई की पैनल की एग्जाम हुई थी, हाँ जी। उसमें मैं सफल नहीं हुआ था। और 96 में जब एग्जाम हुई थी तो उसमें मैं सफल हुआ, और 97 से मैं बीसीसीआई के मैचेस में अंपायरिंग। दैट्स ब्रिलियंट सर। सर जैसे आपने जो गेम की ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करी कि जब आपको करके लगा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो एक इस एस्पेक्ट के बारे में आप कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैचेस में भी एज एन अंपायर आप थे वहां पे। तो सर उसमें जैसे आप जो भी मैचेस में आप स्टैंड इन कर रहे थे तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए सर। जैसे कुछ मैच में अगर कहीं कुछ हुआ हो या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या आपकी कोई पर्सनल लर्निंग जो मतलब आपने इन मैचेस में खड़े होकर सीखी थी एज एन अंपायर। जी, जो अंपायरिंग जब हम करते हैं तो हम लोग क्रिकेट को बहुत क्लोजली देखते हैं। कहते हैं द बेस्ट सीट इन द हाउस। हाँ जी। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस देखते हैं। यानी पूरा एक जीवन जो है वो अगर हम अंपायरिंग करें तो हमने कई लोगों की ग्रोथ देखी है। मेरे सामने जब सुरेश रैना और भुवनेश्वर कुमार अंडर 16 में खेलते थे, और उसके बाद में जब उनको हमने इंडिया के लिए खेलते हुए देखा, ऐसे बहुत सारे लोगों की ग्रोथ देखी है। बहुत सारे टैलेंट्स को मैंने देखा है कि जो मुझे लगा था कि इंडिया खेलेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन नहीं खेल पाए। और कई लोगों का मैंने देखा है ग्रोथ, डाउनफॉल। तो ये सब एक पूरी जिंदगी हो जाती है हम देखते देखते कि क्रिकेटर को जब हम फॉलो करते हैं और अंदर से समझते हैं, और कई बार एकदम से हमको लगता है कि क्रिकेटर आज कुछ है और 2 साल बाद एकदम अच्छा हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना। मेरे को लगता है कि लाइफ का है ना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहता है जब हम क्रिकेटर की ग्रोथ देखते हैं और देखते हैं कि वो कुछ अच्छा कर रहा है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगता है। और एक्सपीरियंसेस की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं अब, कि मैच के अंदर में भी और बाहर में भी क्रिकेटर्स के बिहेवियर को लेकर के कोई बहुत अच्छी इनिंग्स है, बहुत अच्छे मैचेस है, किस प्रकार से मैच टर्न होता है। तो बहुत हम्म। ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, और अच्छा लगता है वो। कोई सर मे बी ऐसे एक या दो एक्सपीरियंस जो अगर मैं ये बोलूँ कि आपके दिल के बहुत करीब थे या फिर कुछ ऐसे जिसको देख के या फिर जिसको एक्सपीरियंस करके ही आपको मतलब लगा हो कि हाँ ये मतलब दिस कैन गो डाउन इन माय जो एक आपकी लिस्ट होती है कि हाँ ये मेरी उस लिस्ट में था कि ये बहुत अच्छा रहा। नहीं, अलग-अलग एस्पेक्ट है। मैंने मैचेस में कुछ मैचेस मैंने देखे हैं जब ऐसा लगा था कि टीम बिल्कुल हारने को हो रही है, और उसके बाद में वहाँ से टीम जीत जाती है। तो ऐसा है, मैंने एक बरोडा का मैच किया था। बरोडा में मैच किया था, बरोडा वर्सेस हैदराबाद। रणजी तो ट्रॉफी। उस मैच में जो है वो ऐसा हुआ कि 270 रन बनाने थे, 70 फॉर 5 हो गए थे, और हाँ उसके जी। बाद में दो बिल्कुल अननोन से प्लेयर्स थे, उन्होंने जाके वो 270 कर दिए। हाँ तो जी। वो एक था। एक मैंने अभी अभी लास्ट मेरे सीजन में मैंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की एक पार्टनरशिप देखी थी। हम्म। पंजाब अंडर 16 टीम खेल रही थी, और 440 कुछ बनाने थे, और 40 फॉर 3 से उन्होंने उनको 95 ओवर्स में बनाने थे, उन्होंने 70 ओवर्स में बना दिए, और दोनों ओ। ने करीब 200 के पास रन किए थे। तो ऐसे मैचेस हुए थे। फिर लर्निंग्स भी बहुत सारी होती है कि किस प्रकार से क्रिकेटर का ग्राफ जो है वो चलता है। राहुल द्रविड़ को मैंने टेस्ट मैच में एक रिजर्व अंपायर था, मैंने देखा था जब राहुल द्रविड़ अपने बहुत खराब फेज से गुजर रहे थे, तो हम्म। उस समय देखा था राहुल द्रविड़ का बॉडी लैंग्वेज टोटल डिफरेंट था।
हुँ, लेकिन हुँ। उसके बाद में 2-3 टेस्ट मैच के बाद उन्होंने कमबैक किया, वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। हुँ, तो हुँ। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। आई थिंक सर जिसमें आपने ये बात करी ना कि जिसमें शायद आप रिजर्व अंपायर थे, आई थिंक इट्स दैट 2008-9 सीरीज ऑफ दैट इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया, जिसमें या जो चेन्नई वाला राहुल द्रविड़ की फॉर्म उस हाँ, सीरीज में मेरे को प्रोबेबली याद है द बिल्कुल ग्रेट अच्छी नहीं थी। हाँ जी, या हाँ जी। इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट विन प्रोबेबली। हाँ जी, आप उसमें एज़ एन रिजर्व अंपायर थे। तो सर उसमें या थोड़ा-सा प्लीज़ इस बारे में ऐसा बताइए कि जैसे इंडिया का हमको पता था कि उनको 387 चेज़ करने थे एंड कहीं न कहीं इंडिया शुरुआत से ही मैच में पूरा बैक फुट पे था। तो सर वहाँ पे क्या माहौल था और आपको क्या देख के कैसा लगा कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए वहाँ पे? रियली अनबिलीवेबल जब स्पेशली जो लास्ट डे का था जब इंडिया 387 चेस कर रहा था और चेन्नई का क्राउड आपने देखा होगा हमेशा एक तो लर्नेड क्राउड है, क्रिकेट समझता है, कहाँ चुप रहना, कहाँ शोर मचाना उनको पता रहता है। लेकिन जो एब्सोल्युटली। लास्ट डे जब वो स्पेशली जब होम रन के लिए जब युवराज और सचिन की पार्टनरशिप चल रही थी, हाँ जी। अमेजिंग था, लग रहा था कि क्या ऐसा लोग इतने खुश हो रहे थे। और उसके पहले भी मैंने देखा था कि उस टेस्ट मैच में एक धोनी और हरभजन की एक पार्टनरशिप हुई थी, हुँ, इस फर्स्ट इनिंग्स में, जिसने मैच को एक्चुअल में टर्न किया था। हुँ, और उस मैच में एक वीरेंद्र सहवाग ने एक इनिंग्स खेली थी 79 बॉल्स में 82 की, हुँ। जिन्होंने फर्स्ट जो मैच सेटअप किया था फोर्थ डे को। तो बहुत ही अच्छा यानी इतना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि इतना अच्छा टेस्ट मैच जो इधर-उधर जा रहा था और लास्ट में 387 रन बना के इंडिया ने जीता। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। नाइस। सर जैसे आपने जैसे बताया कि जब आपने 1989 में एमपीसीए के लिए आपने अंपायरिंग करना स्टार्ट किया था, तो बेसिकली आप एक ऐसे टाइम से आ रहे हैं जहाँ पे चीज़ें ना तब से मतलब धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी एज़ फार एज़ अंपायरिंग इज़ कंसर्न्ड और उस टाइम पे मेबी उतनी फैसिलिटीज़ या उतना एक्सेस टू सम मेबी टेक्नोलॉजी आपको नहीं था। तो हाउ डिड यू कोप विद ऑल ऑफ दिस? नहीं, पहले जो अंपायरिंग करते थे एक तो कोई प्रोफेशनल अंपायरिंग नहीं थी। हाँ जी। शौकिया अंपायरिंग करते थे एंड इट वाज़ नॉट फॉर मनी। तो शौक ओके। के लिए करते थे तो इतना प्रेशर भी नहीं रहता था। हुँ, हुँ। और चूँकि वो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी, वीडियो वगैरह अवेलेबल नहीं रहते थे, जो अंपायर तो ऑलमोस्ट एक गॉड होता था कि उसने जो कह दिया वो सही। हाँ और जी। प्लेयर्स हमेशा एक वन साइड रहते थे, प्लेयर्स का हमेशा ये रहता था कि अंपायर गलत है। और हुँ, उस समय थोड़ी अंपायरिंग इतनी प्रोफेशनल नहीं थी अपने आप पे, तो मैंने वो फेजेज़ देखे हैं जब धीरे-धीरे 2006 के आस-पास इंडिया में अंपायरिंग में थोड़ा चेंज आया, हाँ जी। अकाउंटेबिलिटी आई, हाँ जी। सिस्टम चेंज हुआ, असेसमेंट का सिस्टम चेंज हुआ, यंग लोगों को चांस मिलना शुरू हुआ। तो उसके बाद में वीडियोज़ आए, जब अंपायर्स को अपने वीडियो मिलना चालू हुए और खुद के डिसीजंस उन्होंने देखे, तो उसके बाद में फिर उनका एक्चुअल इम्प्रूवमेंट जो है वो 2006 में जब टेक्नोलॉजी को अंपायरिंग में लाया गया, हाँ उसके जी। बाद से बहुत सारे चेंजेस आए और धीरे-धीरे इम्प्रूव होते गया स्टैंडर्ड। बीच में उन्होंने फिटनेस के लिए अंपायर्स की फिटनेस के लिए भी बहुत बीसीसीआई ने कोशिशें की कि हुँ, अंपायर्स का फिटनेस सुधरे और वाक़ई में सुधरा भी। हुँ, तो हुँ। उसके बाद में धीरे-धीरे ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आता गया, अकाउंटेबिलिटी आती गई और इम्प्रूवमेंट आया डेफिनिटली। सर फिटनेस के लिए क्या-क्या मेजर्स बीसीसीआई ने अडॉप्ट किए थे जिसकी वजह से थोड़ा-सा मतलब आपने बताया कि चेंज आया? फ़िटनेस के लिए बेसिकली क्या था कि डाटाबेस अवेलेबल नहीं था बीसीसीआई के पास में। ओके। तो सबसे पहले तो बीसीसीआई ने डाटाबेस कलेक्ट किया और अंपायरिंग में ऐसा है कि 30 साल से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति जो है वो अंपायरिंग करता है। तो हुँ, हर एक के लिए फ़िटनेस के पैरामीटर्स जो हैं वो अलग-अलग होंगे। क्योंकि हुँ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो फ़िटनेस 30 साल का है व्यक्ति में है, वो हुँ, 50 इयर्स के व्यक्ति में फ़िटनेस रहे। तो पैरामीटर्स कोई अवेलेबल नहीं थे। पहले डाटाबेस एस्टेब्लिश करने में ही बीसीसीआई को 2-3 साल लग गए। लेकिन ऐसा बीसीसीआई ने बहुत उसको अच्छे से किया, टैक्टफुली किया, उसको प्रेशर नहीं डाला किसी के ऊपर। एक सर्टेन टारगेट्स दिए कि आपको वेट रिड्यूस करना है या इतना आपको एंड्योरेंस में इम्प्रूव करना है, इतना आपको कोर इम्प्रूव करना है। तो हुँ, धीरे-धीरे करके एक टारगेट्स दिए और कैसे किया जा सकता है ये बताया। तो हुँ। उसके बाद में जब अवेयरनेस आ गई, तो हाँ फिर जी। प्लेयर्स ने अपने स्टेट्स में अपने अंपायर्स ने अपने स्टेट्स में जाके अपने फिजियो से, ट्रेनर्स से बात की कि हमें क्या करना चाहिए और एक जैसे सेंस ऑफ अवेयरनेस आते गया तो अपने आप इम्प्रूवमेंट आते गई। और हर लेवल पे बीसीसीआई ने उसको अंपायर्स को फिर सपोर्ट भी किया। नाइस। सर जैसे अभी आपने फिटनेस की बात करी, तो कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि अगर मैं एक नॉर्मल एक क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर बात करूँ, तो जैसे कि अगर कोई प्लेयर है या फिर अगर कोई टीम है, तो कई बार अगर वो अच्छा नहीं खेलते, तो उनको फिर स्क्रूटिनी या फिर पब्लिक आउटक्राई फेस करना पड़ता है।
तो उसके लिए कहीं न कहीं बीसीसीआई ने इवन और अदर कंट्रीज़ ने भी या फिर जो अदर टीम्स इन अदर कंट्रीज़ उन्होंने कहीं न कहीं ऐसा बना रखा है कि आपके पास मे बी कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं या फिर मीडिया को फेस करने की भी एक ट्रेनिंग कहीं न कहीं दी जाती है। तो सर अंपायरिंग के केस में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजन मेकिंग जब कोई अंपायर एक लेता है तो अगर वो गलत हो जाती है या फिर अगर पब्लिक को वो किसी वे में अगर ठीक नहीं लगती तो उनको भी स्क्रूटिनी या पब्लिक आउटक्राई फेस करना पड़ता है। तो जैसे प्लेयर्स को तो प्लेयर्स के लिए कहीं न कहीं बीसीसीआई ने कर रखा है। तो क्या कहीं न कहीं अंपायर्स के लिए भी कुछ ऐसा है कि जब उनको कुछ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है या फिर उनको एक अगर मैं मेंटल हेल्थ की मतलब इसमें बात करूँ, तो व्हाट आर द मेजर्स और इफ देयर आर एनी मेजर्स हैज़ द बीसीसीआई पुट इन प्लेस फॉर द अंपायर्स जब थोड़ा-सा डिसीजन मेकिंग डाइसी हो जाती है? अभी वो प्रोसेस तो है, लेकिन अभी मैं नहीं कहूँगा कि परफेक्ट प्रोसेस है। ओके। लेकिन बीसीसीआई ने प्रोसेस जैसे आप बता रहे कि मीडिया हैंडलिंग के लिए जो अंपायर्स वर्कशॉप होता है हर साल, उसमें मीडिया हैंडलिंग के लिए भी सेशंस उन्होंने कर रहे हैं। हाँ जी। और मेंटल फिटनेस के लिए एटलीस्ट 3-4 सेमिनार जो मैंने अटेंड किए, उसमें मेंटल फिटनेस के लिए एक अलग से सेशन रखा था, और साइकोलॉजिकली हाउ टू से रिकवर फ्रॉम मिस्टेक्स, हाँ हाउ जी। टू हैंडल दैट पर्टिकुलर थिंग। जब आप लो फेज में जा रहे हैं, गलती हो गई है आपसे मैच के फर्स्ट डे, तो हुँ। आप कैसे हैंडल करेंगे? तो बहुत सारी चीजें, रिकवरिंग फ्रॉम मिस्टेक्स वगैरह एक अलग ही सब्जेक्ट है, हाँ जिसके जी। बारे में बीसीसीआई ने काफी ट्रेनिंग दी है अंपायरिंग को। लेकिन ये खुद के एफर्ट्स के ऊपर भी रहता है कि आप उसको कैसे करोगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली इतने लोग डिफरेंट होते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने अभी बहुत सारी कोशिशें की है, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली कि कोई अंपायर अगर लो फेज में गुजर रहा है, तो उसको कमबैक करने के लिए वो कैसे करें? तो वो अभी मैकेनिज्म अभी अभी जगह पे नहीं है, धीरे-धीरे ओके। आएगा। ओके, ओके, नाइस। सर जैसे बीसीसीआई ने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही नॉमिनेट किया था टू डिलीवर सम अंपायरिंग लेसन्स टू द अंपायर्स फ्रॉम मालदीव्स। तो सर उसके बारे में थोड़ा-सा या बताइए कि उसका क्या आपकी अभी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है? और अगर है भी तो व्हाट इज़ व्हाट्स इन प्लेस या फिर आपको मतलब उनको क्या-क्या कैसे सिखाना है? थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़। जी, एज़ बीसीसीआई ने एक अंपायर्स एजुकेटर्स प्रोग्राम शुरू किया था हाँ जी। 2010 के आसपास। हाँ जी। और करीब-करीब 25 लोगों को आइडेंटिफाई करके कि हाउ टू मीन्स टू एजुकेट द अपकमिंग अंपायर्स। हाँ जी। तो उसमें मैं एक पार्ट था, और उसमें मेरे जब मुझे मालूम था कि एक आफ्टर आई फिनिश माय अंपायरिंग, हाँ मेरे जी। पास कोई करियर होना चाहिए, तो मेरे को ये इंटरेस्ट भी था, पैशन था मेरा। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें था, तो मैं जब ये मालदीव्स का मेरे को ऑफर आया था, हुँ, तो हुँ। बीसीसीआई ने एक्चुअल में नॉमिनेट किया था मेरे को। हुँ, तो हुँ। ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था टू से बिल्ड अ क्रिकेटिंग बेस इन मालदीव्स। वहाँ के लोगों को एक अच्छा क्रिकेट का वो मिले। तो जब मैं गया था वहाँ पे, एक स्टार्टिंग स्टेज थी, तो वहाँ पे बहुत सारा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, लेकिन एंथुसियाज्म है। बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स, ये लोग वहाँ पे हैं, जिनको अंपायरिंग में इंटरेस्ट है। वहाँ के भी लोग हैं जिनको अंपायरिंग में इंटरेस्ट है, हाँ और जी। कल्चर ऑलमोस्ट इंडिया और वहाँ का सेम है। तो डेफिनिटली अभी जब हम लोगों ने क्लासेस ली थी, मैंने और शाबिर तारापुर ने, तो वहाँ पे हमने देखा कि एंथुसियाज्म है, लेकिन अभी उस लेवल का अंपायरिंग स्टैंडर्ड या क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड वहाँ पे नहीं है। हुँ, हुँ। धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे अच्छा था। मैंने कोशिश की कि उनके लेवल पे जाके उनको पढ़ाऊँ, और हाँ जी। उन्हें कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो। आई थिंक सर दिस इज़ वेरी गुड टू नो कि कहीं न कहीं जो हमारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो मतलब उन्होंने आप जैसे लोगों को नॉमिनेट किया है तारापुर जैसे सर को कि वो एक ऐसी कंट्री में जाके मतलब कुछ लेसन्स दें या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बिकॉज़ आई थिंक क्रिकेट इन अ वे अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। अगर मैं यूएसए की बात करूँ या फिर कुछ अब जैसे अगर मैं जॉन्टी रोड्स की भी बात करूँ तो वो अभी आईपीएल की अपनी स्टिंट के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के साथ अब वो स्वीडन के आई थिंक कोच बनेंगे वहाँ पे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी, वेरी गुड इनिशिएटिव जो मतलब कुछ प्लेयर्स या फिर कुछ बोर्ड किसी ना किसी वे में कर रहे हैं। डेफिनिटली। यस एंड आई थिंक सर जैसे कि मैंने एक बात और कहीं न कहीं देखी है कि इस बार आईपीएल में थर्ड अंपायर जो है वो नो बॉल्स इस बार कॉल कर रहे हैं एज़ कंपेयर्ड टू द 2 ऑन फील्ड अंपायर्स। सो सर आर यू इन फेवर ऑफ दिस? See, no, I'm not in. I mean, there are two aspects actually. हाँ जी। One is minimizing the mistakes. तो उसमें तो डेफिनेटली ये है कि अंपायर अंपायर अगर कॉल नहीं कर रहा है, और पूरा कैमरे से कॉल हो रहा है, तो डेफिनेटली मिस्टेक्स कम होंगी। और जो क्रूशियल स्टेज पे, जैसे 2020 मैच में पर्टिकुलरली, एक
2 रन से डिसीजन हो जाता है कई बार, तो वो हुँ, कम हो रहा है, उस हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो अंपायरों में ये आदत डाली जा रही है कि नो बॉल नहीं देखना, उन्हें हुँ, देखना ही नहीं है नो बॉल, तो उसका इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक एक पूरा तरीका रहता है, उस तरीके से चलता है, प्रोग्रेशन रहता है। लेकिन अगर अंपायर नो बॉल नहीं देख रहा है, सीधे बॉल ही देख रहा है, तो मुझे लगता है कि जब वो ऐसी जगह पे आएँगे जहाँ पे नो बॉल देखना उसको है, तो हाँ वहाँ जी, पे वो क्या करेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्लेटेंट मिस्टेक है तो उसको ओवरटर्न करने के लिए आप कैमेरास का यूज़ कीजिए, हुँ, लेकिन अदरवाइज़ गेम को स्मूथली चलने देना चाहिए। तो अंपायर अंपायर का काम करे, और हुँ, अगर ब्लेटेंट मिस्टेक है तो कैमरा उसको रिवर्स करे। नाइस। सर अब जैसे अगर मैं डीआरएस की बात देखूँ डिसीजन रिव्यू सिस्टम की, तो क्या आपको सर आपका इस बारे में क्या मानना है कि अब जैसे हम कई बार फील्ड पे देखते हैं, चाहे वो कोई इंटरनेशनल गेम हो या फिर इवन हम आईपीएल में या अलग काफ़ी टूर्नामेंट्स में भी अब डीआरएस आ गया है। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि कुछ कैप्टन्स का या फिर लेट्स से कुछ प्लेयर्स का जो एक सक्सेस रेट है, जब वो डीआरएस लेते हैं और उनका डिसीजन ओवरटर्न नहीं होता, वो सक्सेस रेट उतना नहीं है। तो क्या प्लेयर्स अभी भी आपको ऐसा लगता है कि डीआरएस को अभी भी उतना ढंग से पहचान नहीं पाए हैं? हाँ, डेफ़िनेटली डीआरएस को कब यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, स्पेशली इंडियंस को अभी बहुत सीखना है। हाँ जी। उसमें बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और दूसरा क्या है, जो डीआरएस जिस प्रकार से बनाया गया है, इट इज़ वेट इन फेवर ऑफ अंपायर, कि जो अंपायर्स कॉल है, आइदर वे वो अंपायर के फेवर में जाता है। अगर अंपायर ने आउट दिया, तो भी हुँ, स्टे करता है, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो भी स्टे करता है। तो उस हिसाब से अंपायर के फेवर में है वो। हाँ जी। और प्लेयर्स को कभी क्या है कि प्लेयर्स को समझना चाहिए कि डीआरएस का इंटेंशन है कि ब्लेटेंट मिस्टेक को रिवर्स करना। हाँ जी। जैसे बैट से लग के एलबीडब्ल्यू हो गया, दे दिया, वो हुँ, रिवर्स होना ही चाहिए। लेकिन जो मार्जिनल कॉल्स है, उसमें प्लेयर्स क्या करते हैं कि एक गैम्बलिंग करते हैं, कि ओके। गैम्बल करते हैं उसके ऊपर कि ये बाय चांस हमारे फेवर में आ जाए। जो टैक्टिकल रिव्यूज़ जो लेते हैं, वो दिस इज़ ऑलमोस्ट अ गैम्बल। तो हुँ, मुझे लगता है कि प्लेयर्स को भी सीखना पड़ेगा, और प्लेयर्स को ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलर्स अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहते। वो हर चीज़ को राइट, मानते हैं कि आउट है। राइट, तो और विकेट कीपर अगर अच्छी पर्सनैलिटी नहीं हुआ, जैसे हमारे यहाँ धोनी विकेट कीपर था, धोनी यूज्ड टू गेट डीआरएस राइट मोर ऑफन, राइट। बिकॉज़ ही वाज़ ऑनेस्ट। बट इफ विकेट कीपर अगर ऐसी पर्सनैलिटी है जो बॉलर को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पा रहा है, या बॉलर को बोल नहीं पा रहा है, हुँ, हुँ, तो फिर क्या होता है कि बॉलर का ओपिनियन जो है वो कैप्टन को मानना ही पड़ता है, और ऐसे केस में डीआरएस ओवरटर्न हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि कभी डीआरएस आप टैक्टफुली अगर संभाल के नहीं रखेंगे, जो पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था जिसमें स्टोक्स ने जिताया था, राइट। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट डीआरएस लिया, और येस, लास्ट में उनके पास डीआरएस बचा नहीं जब जरूरत था। सही तो बात है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेना ये गलत हो जाता है। तो वो टैक्टफुली डीआरएस के प्रति अवेयरनेस कैप्टन्स की बढ़ना चाहिए। राइट, आई रिमेंबर दैट मोमेंट सर बिकॉज़ वो मेरे को याद है कमिंस वाज़ बॉलिंग टू आई थिंक स्टोक्स और उसमें जो उन्होंने लास्ट बॉल पे आई थिंक एक ओवर की डीआरएस लिया था, दैट वाज़ एक्चुअली वे पिचिंग आउटसाइड लेग था वो। तो वो कहीं न कहीं मतलब या वो एग्ज़ैक्ट मतलब रिव्यू लेना ही कहीं न कहीं एक बहुत ही खराब डिसीजन था और जब उसी मैच में एग्ज़ैक्टली आई थिंक नेथन लायन ने एक बार अराउंड द विकेट बॉल करा था स्टोक्स को, उन्होंने स्वीप मारा था, उनके आई थिंक पैड पे कहीं लगी थी। तो हाँ, उस टाइम पे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू नहीं लिया था। हाँ, ड 2 या 3 रन चाहिए थे उस समय, और जीत जाते वो लोग। यस, तो राइट, वो उसी मैच में ही हो सकता है कि जो कहीं न कहीं खत्म हो सकता था। दैट इज़ अ क्लासिक एग्ज़ाम्पल ऑफ कैप्टन टेकिंग अ डीआरएस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि एक पड़ा हुआ है रिव्यू तो ले लें हम। लेकिन पता ही था कि फिर भी उसका जो डिसीजन है वो उनके फ़ेवर में नहीं आना। तो हाँ, कहीं न कहीं ये सरप्राइज़िंग तो है सर, ये तो है। हाँ, सर जैसे कि अब 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड-न्यूज़ीलैंड में, तो जब हमने देखा कि बेन स्टोक्स के बैट से जब वो बॉल लग के बाउंड्री के पार गई और उसमें कुमार धर्मसेना जो अंपायर थे, उन्होंने ओवरथ्रो के रन्स दे दिए थे। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इसमें 2 सवाल हैं आपसे। पहला, जब ऐसा हुआ कि सर तब आप कहाँ थे? और दूसरा, जब आपने वो देखा, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया कि क्या ये सही था उनके लिए करना या नहीं था? नहीं, देखिए क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ओवरथ्रो वाला, हाँ तो जी, जब अगर बॉल बाउंड्री पे नहीं जाती तो शायद स्टोक रन नहीं लेते हैं। ये ओके। क्रिकेट का गिवन गिवन रूल है, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ जी, नॉर्मली अगर डिफ्लेक्शन होता है, हाँ जी। तो वो अगर बाउंड्री के अंदर बॉल रहती है तो शायद नहीं भागते। तो और स्टोक्स को आपने देखा होगा बार-बार कह रहे थे कि मेरा इंटेंशन नहीं था हुँ, रन लेने का, मैंने जानबूझ के नहीं किया, उसने जानबूझ के किया भी नहीं था। और एज़ अ अंपायर जो था,
एज़ अ अंपायर कोई अल्टरनेट नहीं था, उस उनको देना ही पड़ता, क्योंकि कोई भी अंपायर रहता उसकी जगह वही करता। हाँ जी। अनफॉर्चुनेट था जो यानी उस मैच में भी ऐसे रोल ऑफ द डाइस कई बार न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट में गया, तो वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड वर डेस्टिन्ड टू विन दैट टूर्नामेंट। नाइस। सर जैसे अभी आपने आई थिंक लॉकडाउन में एमसीसी के लॉस को हिंदी में ट्रांसलेट किया था एंड यू वर जी। पिक्ड अप बाय बीसीसीआई टू डू दिस प्रेस्टिजियस थिंग। तो कहीं न कहीं से थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये कैसे हुआ और इसकी आपकी जर्नी कैसे रही? आपने क्या किया एंड समथिंग ऑन दिस? अ, ये मेरे को बहुत बहुत टाइम से जब मैं पढ़ाने के लिए मैं बाहर जाता हूँ, तो मेरे को लगता है कि जैसे जो पर्टिकुलरली हिंदी बेल्ट है, हाँ जी। यूपी, एमपी, राजस्थान या ऊपर दिल्ली, हुँ, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे मुझे लगता है कि अंपायरिंग जो है वो अच्छी होती है। हाँ जी। लेकिन जब बीसीसीआई लेवल पे जब अंपायरिंग करने आते हैं, तो वो जो एग्ज़ाम का जो बैरियर है, वो हाँ जी। पास करने में लोगों को परेशानी जाती है। हुँ, हुँ, बिकॉज़ लैंग्वेज एक बहुत बड़ा उनके लिए एक इश्यू रहता है। हुँ, तो मैं हमेशा हिंदी में जब पढ़ाता था, तो मुझे लगता था कि ये बेसिक चीज़ उनको लॉ का जो इंग्लिश में उनको समझ में नहीं आया है। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि उनको हिंदी में मैं कुछ सिंपल करके दूँ, ताकि उनको समझ में आए। अगर एक बार समझ में आएगा, तो वो इंग्लिश में उसको एक्सप्रेस कर पाएँगे अपने टर्म पे, लेकिन वो लॉ की लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे। हुँ, तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि हिंदी में मैं लॉ को ट्रांसलेट करूँ। हुँ, तो ये अभी लॉकडाउन के दौरान मुझे टाइम मिला कि मैं लगातार 15-20 दिन तक जब मेरे को ब्रेक मिला थोड़ा-सा, तो हुँ, मैंने हुँ, कोशिश की कि उसको मैं ट्रांसलेट करूँ, तो मैंने शुरुआत की और बहुत जल्दी-जल्दी ट्रांसलेट होते गया। हुँ, हुँ, और उसके बाद में फिर मैंने उसको वेटिंग करवाया अपने लेवल पे, मेरे कुछ अंपायर फ्रेंड्स को मैंने उसको दिया और उनके उनसे हुँ, मैंने ओपिनियन लिए। हुँ, तो ओवरऑल उसके बाद में मैंने उसको कुछ चेंजेस किए और मैंने फिर बीसीसीआई से बात की कि इसको जो है वो हिंदी में एमसीसी में दिया जा सकता है क्या? तो बीसीसीआई ने एमसीसी से बात की और अल्टीमेटली एक हिंदी ट्रांसलेशन जो है, वो ओके, अभी एमसीसी की साइट पे उपलब्ध है। ओके, सो दैट वाज़ एन इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड दैट यू डिड एंड देन आपने बीसीसीआई को फिर उसके लिए अप्रोच किया। Yeah, I means actually, BCCI was aware, Mr. KVP Rao, who's there, ओके, who's looking after this. He was aware that I am doing some work in Hindi. ओके, So we were in touch for the last one and a half years, and he said, if you complete it, then you come to me. I'll see what I can do, and he helped me a lot. नाइस, नाइस। सर अब जैसे मेरे को याद है कि मैंने भी 2-3 बार मैंने भी इंदौर विज़िट करा हुआ है, स्पेशली मैं आईपीएल 2018 के टाइम पे आया था, जब किंग्स इलेवन पंजाब का इंदौर जो था, वो होम ग्राउंड था उनके कुछ मैचेस के लिए एंड यू वर वन ऑफ द मीडिया मैनेजर आई थिंक यू वर द मीडिया मैनेजर ऑफ द दैट पर्टिकुलर Yeah, yeah. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। तो सर एज़ अ मीडिया मैनेजर या एज़ अ स्टेडियम मैनेजर जब भी आप रहे हैं, तो आपके कहीं न कहीं उस चीज़ को करने के जो चैलेंजेस रहे हैं या फिर जो भी कोई भी मतलब आपके एक्सपीरियंसेस रहे हो तो सर उस बारे में थोड़ा बताइए कि एज़ अ स्टेडियम मैनेजर या मीडिया मैनेजर आपके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या होता है? या फिर आपने कुछ ऐसा फेस करा हो कभी? मीडिया एज अ मीडिया मैनेजर मुझे ये काम इसके लिए मिला कि मैं मीडिया में के बहुत सारे लोगों को जानता था हाँ और जी, स्पोर्ट्स मीडिया में इन्वॉल्व था, तो मैं काफ़ी लोगों को जानता था हाँ जी। और बाहर के भी लोगों को काफ़ी जानता था, क्योंकि मेरे काफ़ी लोगों से बातचीत होती रहती थी। हुँ, तो उस कारण से मैं इन्वॉल्व हुआ इसके मीडिया के इसमें, और 2006 से फुल्ली मैं एमपीसीए में मीडिया मैनेजर के तौर पे काम देख रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, हुँ। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो रहता है हमेशा, जो एक्रेडिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है या अलॉटमेंट रहता है। या वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से मीडिया में लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, हाँ जी, उसमें जो जेन्युइन है और जो जेन्युइन नहीं है, उनको छाँटना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो मीडिया जिस प्रकार से, आपको भी पता है कि जिस प्रकार से अपनी पावर यूज़ करता है और जिस प्रकार से वो जो चाहता है वो करवाना चाहता है हमसे। तो राइट। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट, सबसे डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट मुझे लगता है कि अगर मैंने मीडिया के एक्रेडिटेशन में अगर काफ़ी अच्छे जेन्युइन लोगों को मैंने अकोमोडेट कर लिया हुँ, और कुछ जो जेन्युइन नहीं है उनको मैंने शांत कर दिया, तो मेरे ख़्याल से मेरा मैच सफल हो गया। राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज वही है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई काम है, क्योंकि मीडिया के जो जो रियल प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो अपना हुँ, काम जानते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी जानते हैं, उन्हें क्या करना, क्या नहीं करना सब पता है। सब स्टोरीज़ के लिए जाते हैं, नॉर्मल है, उसमें कोई हाँ जी, गलत बात भी नहीं है हाँ जी। और सब अपने तरीके से अच्छी स्टोरीज़ लाते हैं। तो हुँ, मैंने देखा मीडिया में रह के, मैंने बहुत सीखा कि जिस प्रकार से लोग मीडिया में काम करते हैं और हुँ, जितना प्रोफ़ेशनलिज़्म है, कितने अच्छे लोग हैं, हुँ, कितने जानकार लोग हैं, कहाँ-कहाँ से स्टोरीज़ लाते हैं। हाँ तो जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा।
Nice. So last question. So what advice would you give to a youngster who actually wants to, get into cricket and be associated with the game in some aspect? या तो वो मे बी कोई अंपायरिंग हो गया, या फिर डेटा एनालिस्ट हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, एज अ मीडिया रिपोर्टर हो गया. तो एज अ यंग किसी भी बंदे को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप इस चीज को इनिशियली फॉलो करना मे बी स्टार्ट कीजिए, तो इससे मे बी आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है. सबसे पहले तो मैं जो जो क्रिकेट एज अ क्रिकेटर अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, और नॉट एवरीबॉडी कैन बी सक्सेसफुल, हम्म. क्योंकि जो ऊपर जगह है वो बहुत कम है, तो या किसी लेवल पे, क्योंकि इंडिया में लाखों लोग खेलते हैं, तो दूसरे आपको एक मेंटली तैयार रहना चाहिए कि आप दूसरी चीजें भी कर सकते हैं. और हाँ अगर जी. क्रिकेट से जुड़े रहना है तो क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी फील्ड्स है. आप ट्रेनर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, आप वीडियो एनालिस्ट बन सकते हैं, अंपायर बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आप हेल्प कर सकते हैं. तो बहुत सारे चीजें ओपन है. तो सबसे पहला ये कि हम क्रिकेटर नहीं बन पाए, उसका फ्रस्ट्रेशन हमको वहां नहीं निकालना. हाँ कई जी. लोग अंपायरिंग करते हैं, ये गुस्से में करते हैं कि हम बन नहीं पाए, इसके लिए हमको अंपायरिंग करनी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप फ्रस्ट्रेशन लेकर नहीं जाइए. आप उस चीज को एक अलग तौर, एक कैरियर के तौर पे देखिए, और उसके बाद में जो है वो आप जो भी कर रहे हैं उसको एक, उसमें एक प्रोफेशनलिज्म लाने की. आजकल बीसीसीआई में भी बहुत अच्छे लेवल का प्रोफेशनलिज्म है. लोग बहुत सिंसियर है, काम करते हैं, हमेशा इंप्रूव करना चाहते हैं. हाँ तो जी. आप अगर इंप्रूव नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे. तो आपको नई चीजें एक्सेप्ट करने से परहेज नहीं करना चाहिए. आपको चीजें सीखना चाहिए, इंप्रूव करते रहना चाहिए. और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें हमेशा ये होगा, जो आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही आपको आगे चांस मिलेगा. तो ये आपको एस्पेक्ट रखना है कि आपको कम्पीट तो करना ही है. तो आप हमेशा इंप्रूव करते रहे, नए स्किल्स ऐड करते रहिए, फ्यूचर में जो चीजें आ सकती हैं उसके प्रति अवेयर रहें. तो उसके बाद डेफिनेटली आपको स्कोप बहुत अच्छा है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सम रियली ग्रेट स्टफ फ्रॉम योर साइड, और बहुत अच्छा लगा सर थैंक सुन यू. के आपसे. थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. लव टॉकिंग टू यू. सेम हियर सर, सेम हियर.